हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए आज का जो वीडियो है पढ़ लेते हैं। बीपीएससी 133, ठीक है ना। और कैसे जा रहे हैं आप लोगों के एग्जाम्स, क्योंकि और तो पेपर हो ही रहे हैं। चलिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। ब्लॉक 1, 2, 3, 5 कंप्लीट हो चुका है और ये 4 ब्लॉक है और लास्ट ब्लॉक है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के रूप में यूनिट 5 ले लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो लेसन है वो दल व्यवस्था है, और ये बता दूं कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दल और दलीय व्यवस्था में इसमें बहुदलीय पूछ सकता है, बिकॉज भारत में बहुदलीय व्यवस्था ही है, ठीक है। और साथ में दल जो है उसके कार पूछ सकता है, लेकिन इसकी विशेषताएं जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम दल की बात करते हैं तो प्राचीन यूनान से आई है, जो एथेंस के नगर राज्य में थी। कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक ऐसी व्यवस्था का प्रयोग किया, किसने? एथेंस के नगर राज्य ने, जिसमें नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेते थे। नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में, ठीक है ना। यहाँ पे नागरिकता बालिग पुरुषों तक ही सीमित होती थी। बालिग पुरुष इसमें हिस्सा लेते थे, दास और महिलाएं इससे अलग कर दिए जाते थे, ठीक है। तो वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटे यानी प्रांतों में भी मतदाता यहाँ पे लिंडस गेमाइंड नामक वार्षिक सभाओं में आपस में मिलते हैं, और अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र के कुछ नगरों में नागरिक आपस में इकट्ठे होते हैं, विवाद करते हैं तथा खुली भाषाओं में मतदान करते हैं। परंतु अन्य सभी राज्यों पर प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक अव्यवहार हो गया है। देखिए दल वही होता है, हम ऑलरेडी इसको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, कि दल क्या कहलाता है। तो इस पे नहीं जाते, टाइम भी बहुत कम है। इम्पोर्टेंट क्या है वो बता देते हैं। वीडियो ऑलरेडी बना हुआ तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके। देखिए जो राजनीतिक दल है, इसके बगैर आधुनिक लोकतंत्र राज की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सॉरी, और वो जो राजनीतिक दल हैं वो वही दल हैं जो लोगों को समान आधार पर एकत्रित करते हैं। दल क्या होता है? लोगों का समूह ही तो होता है ना। तो लोगों को एकत्रित करते हैं, उन्हें संगठित करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं और जनमत का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ये दल हो गया, और अपने समर्थन की ओर से उन्हें एक व्यापक मोर्चे पर प्रस्तुत करते हैं। तो प्रारंभिक विकास में 19वीं शताब्दी के मध्य में दलीय संगठनों से जुड़ने वाली जनता को संदेह और चिंता की दृष्टि से देखा जाता था, और यहाँ पर उनको दल नहीं बल्कि उनको क्या है, गुट के नाम से कहा जाता था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समान हित के खर्च से समाज के अंदर विरोधी समूह की सेवा में जुटे समूहों को दल नहीं बल्कि गुट के नाम से पुकारा जाता था, जो कि अच्छा नाम नहीं लिया, मतलब उसमें लिया जाता था। ये थोड़ा सा जो शब्द गुट होता था, इसमें अपमान छिपा हुआ करता था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि गुट दल से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है ना, या दल गुट से किस प्रकार भिन्न है, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो राजनीतिक दल के अभिकरण है, राजनीतिक दल के अभिकरण का मतलब जो एजेंसियां होती हैं, ठीक है, राजनीतिक दल के, वो इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया को, ठीक है। तो नागरिक समाज, संघ, क्लब जैसे सामूहिक समूह से किस प्रकार भिन्न होते हैं। एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है कि जो नागरिक समाज है वो संघ, क्लब आदि जैसे सामूहिक समूह से किस प्रकार भिन्न है। तो आपको फिर इसमें यही लिखना होगा, ठीक है ना। ओके। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है दल में? देखिए हम इसके कार और विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ पे दो चीजें जो है इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है ना। एक तो कार, और दूसरा हम यहाँ पे विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके। अब देखिए दल की परिभाषा के लिए संगठन में निरंतरता, अर्थात संगठन की संभावित जीवन अवधि वर्तमान नेताओं के जीवन पर निर्भर ना हो। यानी कि जिसने दल को बनाया अब वो नहीं है तो दल खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी संगठन में निरंतरता बनी रहनी चाहिए, निरंतरता बनी रहनी चाहिए, मतलब दल उस व्यक्ति के रहने न रहने के बाद भी चलना चाहिए। स्थानीय और राष्ट्रीय इकाइयों के बीच नियमित संचार और अन्य संबंध होते हैं। ये दल के मेन जो होते हैं परिभाषा के अंतर्गत तत्व आते हैं, ठीक है ना। तो स्थानीय स्तर पर सुस्पष्ट और संभाव्य स्थायी संगठन का होना, मात्र शक्ति के प्रयोग को प्रभावित न करते हुए राष्ट्रीय स्थानीय दोनों स्तर पर सत्ता पर कब्जा, अकेले या अन्य साथ गठबंधन में निर्णय लेने की शक्ति को धारण करने का नेता जो है तो दल कहलाता है, ठीक है ना। एक राजनीतिक दल में कुछ कार्यों पर नजर डालने से बेहतर मदद मिल जाएगी। तो दल क्या है क्या नहीं, बल्कि इसके कार्य क्या क्या है दल के, ये देख लेते हैं। पिछली बार पूछा था विशेषताएं, तो हो सकता है इस बार कार्य पूछ ले आपसे, ठीक है ना।
तो पहला काम होता है राजनीतिक दल अनुविभागीय हितों को एक करते हैं, ठीक है ना। अनुविभागीय हितों को, यानी दल का काम ही होता है हित समुच्चयन का काम करना, यानी दल में जितने लोग होते हैं वो सभी के हितों को समान लेकर चलते हैं, क्योंकि दल का मतलब ही होता है कि उनके कुछ उद्देश्य, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं। तो आप जनरली देखते हैं क्या है, कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, सपा क्या है, एक दल है ना। तो अब इनके अपने एक उद्देश्य, अपने एक सिद्धांत होते हैं, और इस दल में रहने वाले लोग, सभी लोग उस उद्देश्य और सिद्धांत को लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो राजनीतिक दल जो होता है अनुभागीय हितों को एक करते हैं। फिर दूसरा, राजनीतिक दल सार्वजनिक पदों के चुनाव के लिए उम्मीदवार को मनोनीत करते हैं। अभी जस्ट मैंने कल ही सब पढ़ाया, वो कल या परसों शायद पढ़ाया, कल ही पढ़ाया है, ठीक है ना। तो दूसरा काम हो गया, ठीक है। फिर तीसरा काम क्या होता है, राजनीतिक दल का मतदान के चयन को व्यवस्थित करने के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार की मदद करते हैं। देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है दल के कार्य, ठीक है। और एक अन्य अनिवार्य कारक होता है सरकार के भीतर समन्वय का, जो कि चौथा कारक हो गया, यानी अपने हित समुच्चयन क्रिया के माध्यम से समाज के भीतर सरकार और विस्तृत समाज के बीच समन्वय की स्थापना करना, ठीक है ना। सरकार के भीतर समन्वय करना, ये क्या होता है, दल का काम होता है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल सरकार के अध्यक्षात्मक और संसदीय दोनों ही स्वरूपों में विधान पालिका और कार्यपालिका के बीच एक सेतु का निर्माण करता है, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सामंजस्य का निर्माण करते हैं। तो इसे पढ़ लीजिएगा, दल के कार्य तो 100% देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, इसमें एकात्मक और संघीय तो ये मैंने पढ़ा ही दिया है, देख लीजिएगा। एकात्मक प्रणाली किसे कहते हैं, संघीय प्रणाली किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दल की परिभाषा एडमंड वर्क जिन दो पहलुओं पर बल देते हुए क्या है, देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी परिभाषा भी पूछता है। एडमंड वर्क जो है दल की परिभाषा, तो यहाँ पे हमने देखा था, शुरू में ही देखा था, एडमंड वर्क का देखा था हमने, ठीक है। ओके, चलिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जाएंगे तभी आपको मिलेगा। ओके, चलिए हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये है, ठीक है ना। एडमंड वर्क ने एक दल की परिभाषा व्यक्तियों का एक समूह जो किसी निश्चित सिद्धांत जिस पर वे सहमत हो चलते हुए अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे होते हैं के रूप में प्रस्तुत है। बस यही आपको लिखना है कि व्यक्तियों के, क्योंकि दल देखिए व्यक्ति का समूह होता है, तो व्यक्तियों का समूह, उनके अपने सिद्धांत और आदर्श होते हैं, विचार होते हैं, ठीक है, जिनको लेके वो चलते हैं। तो किसी निश्चित सिद्धांत को लेकर चलते हैं, उस पर सहमत होते हैं, ठीक है ना। और अपने सामूहिक प्रयत्न के द्वारा, क्योंकि सभी लोग का प्रयत्न होता है, समूह ही होता है, तो सामूहिक प्रयत्न के द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करते हैं और एकता के सूत्र में बंधे हुए होते हैं, यही दल होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा यहाँ पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको। ओके, चलिए, फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, इसमें हमने कार्य देख ही लिया, ठीक है। दल और दलीय व्यवस्थाएं देख लीजिएगा। दल और दलीय व्यवस्थाएं क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे दल मिलते हैं, एक दलीय मिलता है जहाँ पे एक दल होती है, एक पार्टी होती है। द्विदलीय का मतलब दो प्रधान राजनीतिक दल जहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। और बहुदलीय का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे दल जो होते हैं प्रधान होते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक दल बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, भारत एक ऐसा ही देश है इसमें। तो बहुदलीय व्यवस्था कुछ उदाहरण भी देख लीजिएगा, अगर इसके विशेषताएं दी हैं तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि भारत जो है ये क्या है, बहुदलीय है, ठीक है। तो ये व्यवस्था एक दल को सत्ता धारण करने की अनुमति देती है, तो एक दलीय व्यवस्था हो जाती है, ठीक है ना, राइट। तो इसमें दल से 2 ही 3 क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। दल क्या है, दल के कार्य क्या है, ठीक है ना। एक एडमंड वाला बन सकता है, एडमंड बर्माला, और दूसरा आपका दल में से हो सकता है कि दल के जितने प्रकार हैं, एक दल, द्विदल, बहुदल, तो हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन पूछ दे। खास तौर पे गठबंधन तो पता ही है ना, जब बहुत सारे दल मिलकर जब सरकार को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता है, यानी किसी दल को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता है सरकार बनाने के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारे दल मिलकर एक साथ में सरकार बनाते हैं, वो गठबंधन कहलाता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे, देखिए ये है वर्ग की परिभाषा इस बात पर बल देती है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों द्वारा निर्मित संगठन होते हैं। पहला उसमें क्योंकि 2 पक्ष थे, फिर दूसरा दलों के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं जिन्हें वे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो व्यक्तियों द्वारा निर्मित संगठन होते हैं और दलों के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं जिन्हें आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और एकता के सूत्र में बांधते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट था। सत्ता प्राप्त करना यानी सरकार बनाना राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है। राजनीतिक दलों की प्रकृति क्षेत्रीय भाषा विषयक हो सकती है, परंतु संघों क्लबों से, क्योंकि एक क्वेश्चन था राजनीति का और संघ क्लब वाला जो मैं आपसे कह रही थी, हो सकते हैं क्वेश्चन पूछ ले। तो सत्ता प्राप्त करना, सरकार बनाना है, राजनीतिक दलों का एक उद्देश्य होता है। राजनीतिक दलों की प्रकृति क्षेत्रीय भाषा विषयक हो सकती है, तो राजनीतिक दल
और संघों क्लबों में क्या अंतर है, जबकि संघ और क्लब जैसे विचारात्मक संगठनों की तुलना में काफी व्यापक होते हैं। ठीक है ना। चलिए, गठबंधन सरकार का ऐसा रूप है इसमें राजनीतिक दल आपस में सहयोग करते हुए इस गठबंधन के अंदर किसी एक दल के प्रभुत्व को घटाते हैं। ठीक है, ओके। दबाव समूह, अभी तो मैंने पढ़ा, जस्ट अभी आप लोग को पढ़ा, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ये दबाव समूह, तो इसका वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। इसमें दबाव समूह की परिभाषा क्या है, तो ये दबाव समूह की यहाँ पे परिभाषा दी हुई है। ठीक है, और कल या परसों तो मैंने वीडियो आपको कल ही शायद बनाया और बताया है दबाव समूह की उत्पत्ति कैसे हुई है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दबाव समूह और अनसामाजिक समूह जो होते हैं वो तो, हाँ, दबाव समूह और हित समूह क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है इनमें अंतर भी पूछ दिया, किस तरह से संबंधित है ना। तो सबसे निकट में, क्योंकि विद्वान दबाव समूह समूह के बीच भेद नहीं करते, अक्सर दोनों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में, यानी एक सिक्के के दो पहलू के रूप में देखते हैं। ठीक है ना। दबाव को हित समूहों, अभिवृत्ति समूह आदि के वर्ग में डालते। उन्होंने समूहों को इस प्रकार परिभाषित किया कि कुछ हद तक चुने गए जो साझे लक्ष्य होते हैं वाले सामाजिक समुच्चय जो राजनीतिक निर्णय की निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो दबाव समूह केवल अधिक अपमान सूचक परंतु अधिक सुपरिचित शब्द है और हित समूहों के लिए। अतः दबाव समूह एक ऐसे तरीके के हित समूह, मैंने इनका अंतर आपको बताया है। ठीक है ना। जो हित समूह होते हैं वो परिवर्तन की स्थिति पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं, दबाव समूह जो होता है परिवर्तन की स्थिति पे ज्यादा जोर देता है। इसमें अंतर मैंने आपको बताया, देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना। पृथक जो करते हैं इस वाले में आपको उसका वो आंसर मिलेगा। तो दबाव समूह और हित समूह में क्या अंतर देखा जा सकता है। ठीक है ना। तो दबाव समूह हित समूह या इसी प्रकार के अन्य समूह से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं, है ना। तो दबाव समूह हित समूह से अधिक शक्तिशाली होते हैं। फिर दूसरा, उनके पास सरकार के नीति निर्णयों को अपने अनुकूल कराने के लिए उस पर दबाव डालने की क्षमता होती है। किस पे? दबाव समूह पे। ठीक है ना, राइट। और प्रत्येक समूह लोकगीत को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करता है। तात्पर्य यह है कि इस समूह ने अपने आप को दबाव समूह में परिवर्तित कर लिया होता है। तो ये अंतर मैंने बताया है, प्लीज देख लीजिएगा दबाव समूह और हित समूह में क्या अंतर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, सॉरी, ये हो सकता है। ठीक है ना, ओके। दबाव समूह राजनीतिक दलों के बीच में अंतर, तो देखिए राजनीतिक दल से ही तो दबाव समूह होता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं क्योंकि ये मिले हुए, तो सरकार के अंदर जो काम करने वाले लोग कर्मचारी होते हैं इनसे मिले हुए होते हैं। ठीक है, आपस में उनके लोगों के ऊपर ये प्रेशर दबाव बनाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दबाव समूह के कुछ लोग जो होते हैं वो सरकार के अंदर, राजनीति के अंदर आ जाते हैं अपना प्रेशर ज्यादा, अपनी शक्ति को ज्यादा आजमाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए अपने समूह को, अपने सदस्य को, अपने दबाव को। ठीक है ना। तीसरा, दबाव समूह की विशेषताएं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो दबाव समूह की उत्पत्ति उस समुदाय समूह के हितों के पूर्ति के लिए जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो दबाव समूह की विशेषताएं कौन कौन से ये भी देख लीजिएगा। मैंने इसमें आपको 4 या 5 विशेषताएं बताई थी। ठीक है, वो वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा। वर्गीकरण, यानी दबाव समूह कितने प्रकार का होता है। देखिए, संस्थागत दबाव समूह होता है जिनका निर्माण विभिन्न संस्थाओं में किया जाता है और जिनमें सरकारी संस्थाएं भी होती है, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, न्यायपालिका, नौकरशाही, अस्पताल, वकील, शिक्षक, है ना। ये सभी नियमों और विनियमों के अनुसार संगठित होते हैं। तो व्यवसायिक दबाव समूह के नाम से भी जाने जाते हैं। तो व्यवसायिक दबाव समूह आता है, संस्थागत दबाव समूह आता है, तो आपको यही लिखना है। ठीक है ना। फिर सामुदायिक दबाव समूह भी आ जाता है जिनका निर्माण सीमित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उद्योगपति, व्यापार वगैरह। गैर सामुदायिक दबाव समूह भी आ जाता है जो औपचारिक होते हैं, धर्म, संस्कृति, परंपरावाद, निजातीयता, जातीयता से संबंधित संबंध होता है इनका। ठीक है। और फिर चमत्कारिक या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह भी होते हैं। तो ये दबाव समूह का देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये देख लीजिएगा दबाव समूह की युक्तियां और पद्धतियां। ठीक है ना, कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए कुछ युक्तियों से लॉबिंग हो गया, पक्ष जुटाव करना। ठीक है ना। तो दबाव समूह द्वारा सरकार के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, जिस तरह से किसान आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना। और दबाव समूह द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अत्यंत समान और महत्वपूर्ण प्रेरक युक्तियों में एक है लॉबिंग, यानी शब्द ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स की लॉबी भवन से उद्धृत है। और अतः लॉबिंग का अर्थ व्यक्तिगत सदस्यों समूहों द्वारा समान रूप से संसदीय इमारतों की लॉबी भवनों में अपने उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाना, है ना। तो ये होता है लॉबिंग। लॉबिंग की क्रिया बहुत संचालन तरीके से होती है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से होती है, प्रतिनिधियों को भेजना, मंडल को भेजना, पत्र, फोन, लेखन लिखना,
फोन कॉल, ईमेल, संवाद आदि के माध्यम से भी लॉबिंग की जाती है, ठीक है ना। तो लॉबिंग की क्रिया अत्यंत निजी होती है और उनका मूल रूप से संबंध समूह के व्यक्तिगत सदस्यों की निजी गतिविधियों के साथ होता है और ये विशाल पैमाने पर भी घटित होती है, ठीक है। तो ये लॉबिंग हो जाती है, ठीक है, देख लीजिएगा। और विज्ञापन के माध्यम से, समाचार पत्र, रेडियो के माध्यम से भी जो है दबाव समूह सत्ता के बड़े पदों पर आसीन लोगों को मनाने के लिए लॉबिंग कर सकता है। तो लॉबिंग की प्रक्रिया में काम पूरा कराने के लिए अधिकारियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें उपकार, प्रलोभन और भेंट देने की क्रियाएं भी शामिल होती है। फिर जनमत का निर्माण, तो अब मुद्दों और मामलों को उजागर करने और सरकार तक उन्हें पहुंचाने के लिए दबाव समूह जनमत अभियानों की युक्ति अपनाता है। और जनमत अभियान का मूल उद्देश्य व्यापक प्रभाव हासिल करना होता है, मीडिया का ध्यान आकर्षित करना होता है, जनसम्मान को संवेदनशील बनाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दबाव समूह होते हैं वो मंचों का प्रयोग करते हैं, रैली करते हैं, जनसंचार माध्यम का प्रयोग करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति करते हैं, पर्ची वगैरह बांटते हैं, जनसभाओं का आयोजन करते हैं। ये दबाव समूह का काम होता है। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा क्या होता है? आदि प्रचार करना, पब्लिसिटी करना। जनरली हम लोग ये वर्ड सुनते हैं जब आप डिबेट वगैरह हम लोग डिबेट सुनते हैं, है ना, पॉलिटिक्स के। तो आदि प्रचार और प्रचार दबाव समूह द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक समान तकनीक है। दबाव समूह साधारणतः समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि जैसे जनसंचार के माध्यम से अपने हितों का प्रचार करते हैं और इसके द्वारा दबाव समूह अपनी मांगों और राय को उजागर करने के साथ साथ सरकार और साधारण जनता को उन मामलों में सूचित और शिक्षित करते हैं जो उनके सामूहिक हितों के लिए निर्णायक होते हैं, ठीक है ना। तो ये दबाव समूह की पद्धतियां हो गई। इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि युक्तियां या पद्धतियां कौन कौन सी है दबाव समूह के करने प्रोसेस, चरण यदि पूछता है चरण भी आ जाएगा, ठीक है ना। युक्तियां, लॉबिंग हो गया, निष्पक्ष जुटाव, जनमत का निर्माण, प्रोपेगेंडा, आदि प्रचार, पब्लिसिटी हो गया, हड़ताल और आंदोलन भी दबाव समूह करते हैं। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता है, ठीक है ना। ओके राइट, चलिए लॉबिंग क्या है का लिए क्वेश्चन पूछ लिया है। आधुनिक राजनीति में दबाव समूह क्या है तो लिख दीजिएगा एक्सप्लेन करके, ठीक है ना। एक गुट होता है सरकार का, सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को यदि वो नहीं चाहते हैं कि ये कानून आए और उसमें परिवर्तन चाहते हैं तो दबाव समूह के माध्यम से वो क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन कराना चाहते हैं। या फिर कभी कभी सरकार परिवर्तन करना चाहती है और वो चाहते हैं कि परिवर्तन ना हो, तब भी दबाव समूह जो है अपना हित को साधने के लिए, हित के कामों को करने के लिए अपना काम करता है, सरकार के ऊपर प्रेशर डालता है कि वो परिवर्तन ना करे। तो दो चीजें होती है, परिवर्तन कराना या परिवर्तन ना कराना, ठीक है, दोनों में दबाव डाला जाता है, ठीक है ना। राइट, चलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दबाव समूह, तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, फिर यहाँ पे चुनावी प्रक्रियाएं देख लीजिएगा। चुनावी प्रक्रियाएं भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इलेक्शन इंपॉर्टेंट तो है ही है। निर्वाचन व्यवस्था की परिभाषा क्या, ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत 3 अवयव होते हैं: मत पत्र की संरचना, निर्वाचन फार्मूला और निर्वाचन जिलों का निर्माण और जिला आकार, ठीक है ना। तो निर्वाचन के 3 तत्व यदि पूछता है लिखने के लिए तो आप यहाँ पे 3 अवयव 3 तत्व लिख सकते हैं। प्रकृति पूछता है, क्षेत्र पूछता है, तब भी आप यही लिख दीजिएगा, ठीक है ना। डिटेल के लिए आपको वीडियो देखने होंगे जो हमने आपको बताए थे, ठीक है ना। राइट, निर्वाचन व्यवस्था के प्रकार, निर्वाचन व्यवस्था के प्रकार में बहुलवादी व्यवस्था होती है, ठीक है ना, बहुमती व्यवस्था होती है, सब मैंने उसमें समझा चुका है आपको, वीडियो देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका है। आनुपातिक प्रतिनिधि व्यवस्था हो सकता है, कभी कभी इसको अकेले भी पूछ सकता है, टिप्पणी आती होगी तो टिप्पणी भी लिखने में पूछ सकता है ये, ठीक है। ओके, मिश्रित सदस्य व्यवस्था क्या होती है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अनुपातिकता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, देखिए, है ना। तो ये भी देख लीजिएगा, सब कुछ मैंने उसमें समझाया है। राउंड ट्रे में स्तरीय व्यवस्था, वो वीडियो आप देखिएगा जो मेरे लेक्चर वीडियो अवेलेबल करवाए हैं, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। बहुलवादी और बहुमती व्यवस्थाओं की लाभ और हानियां, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, तो इसमें से चुनावी प्रक्रिया के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है ना। चुनाव आयोग की संरचना भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। चुनावी धर्म जाति की भूमिका का वर्णन करना है, ठीक है। चुनाव धर्म जाति की भूमिका का, है ना, ये हो सकता है। चुनाव आयोग की संरचना की भूमिका का वर्णन करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं चुनाव वाले में, ठीक है। ओके, आई थिंक से हमारी लास्ट यूनिट चल रही है। ये पीटीटी और पीआर व्यवस्था, ये मैंने उस वाले वीडियो में बताया। एफपीटीपी क्या है ये भी मैंने बताया, तो प्लीज़ प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है ना। राइट, ओके, चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा,
ठीक है। बहुलतावादी व्यवस्था क्या कहलाती है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। मतपत्र की संरचना का अर्थ मतों की संख्या होती है जो मतदाता दे सकता है, विकल्पों की संख्या होती है जिन्हें एक मतदाता व्यक्त कर सकता है। ठीक है ना। टू राउंड व्यवस्था, टू राउंड व्यवस्था में यदि पहले के दौर में किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो मतदान के दो दौरे होते हैं, और एस टी व्यवस्था में जीतने वाले उम्मीदवारों को एक निश्चित कोटा हासिल करने की आवश्यकता होती है। 50% वाला है, देख लीजिएगा, जिसे सामान्यतः ड्रुप कोटा के नाम से जाना जाता है, और इस कोटा को प्राप्त करने के लिए मतों का हस्तांतरण किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर, टेक केयर, बाय।